नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको 16 का सेशन 4 तक आपको पढ़ा दिया था कि 16 का सेशन 4 क्या है, वहाँ तक पूरा मैंने बता दिया था। और 16 का सेशन 4 में मैंने आपको बताया था कि 16 के सेशन 4 जब आया था तो 16 के सेशन 4 जो था, 16 का जो सेशन 4 था वो हमने बताया था कि इसमें नियुक्तियों में आरक्षण की बात की गई थी। तो जब नियुक्तियों में आरक्षण की बात की गई थी तो जैसे ही नियुक्तियों में आरक्षण की बात की गई थी तो वहाँ पे बवाल मच गया था। किस तरह से बवाल मचा था वो सारी बातें हम यहाँ पे चर्चे में शामिल करेंगे, ठीक है। अब देखिए समझते हैं। 16 का 4 अगले वीडियो में हमने बताया था। उसके बाद तुरंत जैसे ही नियुक्तियों में आरक्षण की बात की गई तैसे एक केस आ गया था जिसका नाम था बालाजी वर्सेस या बनाम स्टेट मैसूर केस आ गया था। स्टेट मैसूर केस आ गया था 1963 में। 1963 में बालाजी बनाम स्टेट मैसूर केस आ गया था। और बालाजी बनाम स्टेट मैसूर केस में उन्होंने कहा कि आप जो आरक्षण आप दे रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग घोषित करके आप आरक्षण दे रहे हैं, उसे आरक्षण आप केवल 2 ही विधि पे आरक्षण देंगे। वो वर्ग सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से ही पिछड़ा वर्ग हो तभी आप दे सकते हैं, सामाजिक रूप से या फिर शिक्षा की दृष्टि से वो पिछड़ा हो। कैसा पिछड़ा हो? सामाजिक रूप से चाहे पिछड़ा हो, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हो, तभी आप पिछड़ा वर्ग घोषित करके किसी को आरक्षण देंगे। आरक्षण आप पिछड़ा वर्ग किसी को घोषित करके ऐसे ही नहीं दे देंगे। दूसरा सेक्टर ये कहा कि उन्होंने उस क्षेत्र से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी में ना गए हों। तो यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये हमने अगले वीडियो में भी थोड़ा सा इसको बताया था। अब समझते हैं। इसी बीच में एक कैरी फॉरवर्ड रूल केस चर्चे में आया था। कैरी फॉरवर्ड रूल जो केस था वो चर्चे में आ गया था। कैरी फॉरवर्ड रूल केस क्या था इसको समझिए। कैरी फॉरवर्ड रूल केस में ये कह दिया गया था कि जो SC ST के लिए जो भी सीटें बचेंगी ना, वो अगले साल नियुक्तियों में जोड़ दी जाएंगी, ये बात कही गई थी। तो यहाँ पर बवाल ये मचा कि 1961 में क्या हुआ कि 45 सीटें आई। 45 सीटों में केवल 29 सीट पहले से ही SC ST के लिए रिजर्व हो गई। तो यहाँ पे बवाल मच गया। अब देखिए फिर समझिए, कैरी फॉरवर्ड रूल केस क्या था। जो SC ST थे यानी कि जो अनुसूचित जाति थे, अनुसूचित जनजाति थे, उनके लिए जो भी ये सीटें बच जाती थी, उनको अगले साल नियुक्तियों में जोड़ दिया जाता था। लेकिन मचा बवाल कब? 1961 में जब 45 सीटें आई। 45 सीटों में देखा गया कि पहले से ही 29 सीटें उनके लिए रिजर्व हो गई SC ST के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत बवाल मच गया। और इसके लिए एक केस और आ गया जिस केस का नाम है देवदासन वर्सेस या बनाम यूनियन ऑफ इंडियन मामला। तो देवदासन बनाम यूनियन ऑफ इंडियन मामला केस आ गया। और देवदासन बनाम यूनियन ऑफ इंडियन मामले ने क्या कर दिया? कैरी फॉरवर्ड रूल को समाप्त कर दिया। जो कैरी फॉरवर्ड रूल केस था, इस केस को उन्होंने क्या कर दिया? तुरंत वहीं पर समाप्त कर दिया। और उन्होंने कहा कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी बात उन्होंने कह दिया कि अब आरक्षण आप जो दे रहे हैं, देवदासन बनाम यूनियन ऑफ इंडियन केस में ये कह दिया गया कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी कह दिया। और कैरी फॉरवर्ड रूल को ही यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अब ये आपको समझ में आ गया। SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर SSC के मेंस में पूछा जाने वाला ये सब क्वेश्चन है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार आई। मोरारजी देसाई ने 1979 में एक कमेटी का गठन किया जिसे बोलते हैं मंडल
कमेटी, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन का गठन किया आरक्षण देने के लिए, मतलब पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए कमेटी का गठन किया मोरारजी देसाई ने 1979 में। अब ये कमेटी जो थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में, और उन्होंने ये बताया कि पूरे भारत में 3743 ऐसी जातियां हैं जो क्या है, शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं। जो क्या है, शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है। फिर से समझिए, 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार आई, और मोरारजी देसाई की सरकार ने मंडल कमीशन का गठन इसलिए किया कि अब उन्होंने देखना चाहते थे कितने लोग भारत में पिछड़े वर्ग हैं। तो उन्होंने मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी, और उन्होंने कहा कि पूरे भारत में 3743 ऐसे कास्ट हैं भारत में जो शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से कैसे हैं, पिछड़े वर्ग हैं। आई बात समझ में? तो उन्होंने कहा कि 80 में जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की थी, उन्होंने कहा कि 3743 ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, और इन सभी को क्या करना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। और उन्होंने ये निर्धारित कर दिया कि इन सभी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। किसने ये कहा बात? ये बात की मोरारजी, जो ये मंडल कमीशन थी उन्होंने कहा था भैया। तो मंडल कमीशन की बात आपको धीरे धीरे समझ में आ गई होगी। लेकिन इसके बाद आया वीपी सिंह। 1990 में वीपी सिंह की सरकार आ गई। किसकी सरकार आ गई? वीपी सिंह। और वीपी सिंह की सरकार ने इस बात को लागू करके रख दिया। उस समय तो लागू नहीं हुआ था, मंडल कमीशन ने केवल बात बताई। लेकिन 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई, और वीपी सिंह की सरकार ने पूरे मामले को ही लागू करके रख दिया। तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मंडल कमीशन ने पूरे भारत में आरक्षण देने की बात की, ओबीसी को आरक्षण 27% देने की बात कर दी। कहा था कि 3743 लोग ऐसे हैं। पूरी बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंदिरा साहनी केस आ गया इसी बीच में। ये बात तो सब मज़ा आ रहा था, सभी लोग को अच्छा लगा, चलिए ठीक है अब 27% आरक्षण मिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन इंदिरा साहनी केस इसी में आ गया। क्या आ गया इसी में? इंदिरा साहनी केस आ गया। इसी मामले में इंदिरा साहनी केस आ गया। इंदिरा साहनी केस आ गया। और इंदिरा साहनी केस ने संज्ञान में ले लिया मामले को। ये जो केस आप पढ़ रहे हैं, मंडल कमीशन को संज्ञान में ले लिया। इंदिरा साहनी केस आ गया, और इंदिरा साहनी केस ने मंडल कमीशन को संज्ञान में लेते हुए दो बातें की। मतलब उस मंडल कमीशन ने पूरे इंदिरा साहनी केस को संज्ञान में लिया कि देखिए भाई, मंडल कमीशन गलत कह रहा है कि सही कह रहा है, देखा जाए एक बार थोड़ा सा। लेकिन उन्होंने इंदिरा साहनी केस में जब सुप्रीम कोर्ट में चला तो मामला आया कि इंदिरा साहनी केस बहुत बढ़िया बात करे। तो इन्होंने इंदिरा साहनी केस में भी यही सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। क्या कह दी भैया? कि ओबीसी को आरक्षण 27% मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया उपाय उन्होंने बताया। और क्या कहा? किसी भी कीमत पे 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान सरकार उन्होंने कह दी इंदिरा साहनी केस में। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंदिरा साहनी केस में उन्होंने कह दी कि 27% से आरक्षण ज़्यादा नहीं 27% ही आरक्षण मिलेगा ओबीसी को और अदर बैकवर्ड जो क्लास हैं, और 50% से आरक्षण किसी को भी अधिक नहीं मिलना चाहिए। ये इंदिरा साहनी केस में यहाँ पे कह दी। लेकिन भैया, इंदिरा साहनी जो केस था, इस केस को सरकार ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया उस समय। तो संसद जो था, जो संसद ने इंदिरा साहनी केस को संज्ञान में ले लिया। क्या कर लिया? संज्ञान में ले लिया, यानी कि मामले को अपने अंडर में लेते हुए संसद ने कहा ठीक है, करिए आप लोग मनमानी, हम भी संशोधन करने का पावर तो हमारे ही पास होता है भैया। नियम कानून बनाने का पावर तो किसके पास होता है? आपको पता होगा, संसद के पास होता है। संसद ने कहा चलिए करिए कुछ भी, 50% से कैसे नहीं आरक्षण अधिक होगा, हम करेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया? 77वां तुरंत अमेंडमेंट कर दी, और 77वां संशोधन करते हुए उन्होंने क्या कर दिया? 77वां संविधान संशोधन करते हुए, आप ऐसे समझिए, पूरी शुरू समझिए, इंदिरा साहनी केस को तुरंत संसद ने संज्ञान में ले ली, मामले को ले लिया, और 77वां संविधान संशोधन कर दी। कौन सा संविधान संशोधन कर दी भैया? 77वां संविधान संशोधन। कौन सा? 77वां संविधान संशोधन कर दी। यहाँ पर संविधान संशोधन कर दिया। अब 77वां संविधान संशोधन करते उन्होंने 16 में 4 जो था ना,
उसमें एक चीज़ और जोड़ दी। आर्टिकल 16 का जो 4 आप पढ़ रहे थे कि नियुक्तियों में आरक्षण, उसमें एक और चीज़ जोड़ दी। 77वां संविधान संशोधन कर ये जोड़ दिया, 16 का 4A जोड़ दिया और उसी में कह दिया कि प्रमोशन में भी अब आरक्षण देंगे। क्या कर लोगे हमको, क्या कहेंगे? उन्होंने कानून क्या बना दी, प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा। प्रमोशन में भी जैसे मान लीजिए कोई नौकरी पाया है, उसकी प्रमोशन हो रही है, उसमें भी आरक्षण हम देंगे। क्या करोगे? तो ये कानून बना दी, 16 का 4A जोड़ करें। उसके बाद धड़ल्ले से फिर 81वां संविधान संशोधन हुआ। फिर कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 81वां संविधान संशोधन हुआ। संशोधन अब 81वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ दिया गया? 16 का जो 4 था उसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया, B जोड़ दिया गया। 16 का B जोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि 50% से अधिक भी आरक्षण देंगे। क्या कर लोगे? यहाँ संसद देखिए मनमानी कर दिया। संसद कहीं ना कहीं न्यायपालिका को दबाने का काम कर रहा है यहाँ पे, यानी कि न्यायपालिका से भी ऊपर उठ गया। इंदिरा साहनी केस को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने क्या कह दिया कि 2 चीज़ जोड़ दिया। 16 में 4A जोड़ दी, कह दिया कि भाई प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे और क्या देंगे, 16 का 4B भी जोड़ दी, कह दिया 50% से जो आप बोले हैं कि नहीं देंगे, आरक्षण अधिक नहीं होना चाहिए, लो होगा। अब का तो कानून हो गया, कानून के तहत ही सब लोग काम करेंगे। न्यायपालिका वगैरह को, अरे न्यायपालिका थोड़ी कानून बनाएगी, कानून तो जान ही रहे, संसद बनाएगा। तो जो इसीलिए 16 का B जोड़ गए हैं। ये अलग मामला है कि आगे चल करके इसको लागू नहीं किया गया, वो बात अलग है, लेकिन संसद कानून बनाती है, वो लागू ना हो अलग बात है। तो इस तरह से आप पूरी बात को इतना समझे होंगे। तो यहाँ पे 16 समाप्त होता है। इसके बाद 17 बताते हैं, तब तक नोट करिए। अब इसके बाद हम आर्टिकल आते हैं 17 पे। अब हमने इस बात को, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं। देखिए बाबू, जो ये बात जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो जितने केस हैं, ये PCS के लिए इम्पॉर्टेंट है। SSC के बच्चे बिल्कुल ना घबराएं। मुझे लगता है SSC के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि SSC के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है भी तो नहीं। ये जितने कैरी फॉरवर्ड रूल है, इंदिरा साहनी केस है, देवदासन बनाम यूनियन ऑफ इंडियन केस है, ये सब लगभग मेंस में पूछे जाते हैं SSC के। तो वहाँ के तैयारी में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्री में तो नहीं पूछे जाते हैं और PCS के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, 1-2 बार पढ़ेंगे, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए अब यहाँ पे 16 समाप्त हुआ, इसीलिए मैं बहुत तेज़ी से बता दिया हूँ। अब आर्टिकल, अब हाँ ये बात अलग है कि मैं फिर से इसको रिवीजन कराऊंगा। जब पूरी संविधान ख़त्म कर लूँगा तो पूरे से मैं 2-2, 3-3 मैराथन चलेगा, तो उसमें मैं 2-2, 3-3 घंटे एक ही बार में लेक्चर दूंगा, जिसमें पूरा 2-2, 3-3 चीज़ एक ही बार में कवर करूंगा। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इस तरह से पूरा कवर करूंगा। तो लगभग 2-3 वीडियो में ही पूरा संविधान ख़त्म कर दूंगा। तो ऐसे मैराथन होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी भी थोड़ा थोड़ा समझा जाए। अभी अगर बना दूंगा तो बच्चों को बुरा लगने लगेगा। आर्टिकल 17 समझते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत कहता है। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। 17 जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच आर्टिकल, यानी कि किस आर्टिकल में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। तो आप बता देंगे कि आर्टिकल जो 17 है उसमें एंड ऑफ अनटचेबिलिटी वाज डिफाइंड इन 17 आर्टिकल। एज अनटचेबिलिटी वाज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ऐसे कहिए, शुरुआत में अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं किया गया था। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं किया गया, तो वाज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं किया गया था कि अस्पृश्यता कहते किसे। अरे मेरे भाई, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत नहीं होगा, अस्पृश्यता नहीं होगी। मेरे भाई ये तो जान लो, अस्पृश्यता कहते किसे हैं, तब तो समझेंगे अस्पृश्यता के अंत होगा। ये बात डिफाइन नहीं किया गया था, शुरू में चिल्लाते थे अस्पृश्यता का अंत। लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया कि अस्पृश्यता होता क्या है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दी कि देखिए भैया, अस्पृश्यता जिसे आप कह रहे हैं, अस्पृश्यता ऑन द मीन्स ऑफ अनटचेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वो ये शब्द का इस्तेमाल किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? द मीन्स ऑफ अनटचेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। उन्होंने ये कहा कि जो अस्पृश्यता है ना, वो जाति के आधार पर होगी, ना कि ऐसे ही। इसका क्या मतलब समझिए? इसका मतलब ये हुआ कि कोई बड़ा वर्ग, अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी बड़े वर्ग का लोग अगर छोटे वर्ग के साथ भेदभाव करता है तो वो होगा छुआछूत, कहा जाएगा उसे। लेकिन अगर छोटे वर्ग का लोग, अगर कोई भी यानी SC/ST शेड्यूल्ड कास्ट हुआ, यानी कि अनुसूचित जाति हुई, अनुसूचित जनजाति हुई, तो ये लोग अगर ब्राह्मण के साथ ये कह दे कि भैया हम आपके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, आप लोग बहुत वैसे हैं ऐसे हैं, भेदभाव करें, तो ये नहीं अनटचेबिलिटी कहा जाएगा। ये बात समझिएगा, ये वहाँ पर शुरू में नहीं कहा गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कह दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट होगा। बड़े लोग छोटे लोग को जब सताएंगे यानी कि भेदभाव करेंगे तब उसे भेदभाव कह दिया जाएगा, वहाँ पर टचेबिलिटी। और ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो फिर सोचिए क्या होगा। उन्हें कानून के विपक्ष दंड है, वो आपको दंड मिलेगा, लेकिन छोटे लोग करेंगे तो नहीं कहा जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। तो आपने 17 देखा, 17 से यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है, तो बता देंगे कि 17। ज़्यादा 17 के बारे में डिस्कशन ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। 18 क्या है इसको समझते हैं। 17 हमने आज पूरा कवर किया, 17 कवर किया और ये कवर किया, सब समझते हैं। अब यहाँ पर उपाधियों के अंत की बात करते हैं। यहाँ पर उपाधियाँ किस तरह से 18 में उपाधियों का अंत हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यानी कि आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया, इस चीज़ को फिर से समझिए। आज हमने डिस्कशन किया तो अब आइए 18 पढ़ते हैं, कवर कर लेते हैं आज इसको भी। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कह रहा है समझिए। 18 में बहुत सारे सेशन है दोस्तों। 18 का 1 क्या कहता है इसको समझिए। 18 का 1 कहता है कि राज्य किसी को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड इन एनी डिग्री फॉर एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया बट स्टेट कैन प्रोवाइड एजुकेशनल एंड मिलिट्री डिग्री। यानी कि कहने का मतलब राज्य क्या करेगा, शिक्षा और मिलिट्री को छोड़ के, शिक्षा और सैन्य को छोड़कर किसी भी प्रकार के उपाधि नहीं देगा, किसी भी प्रकार का की उपाधि नहीं देगा। ठीक है। 18 का सेशन जो 1 है वो क्या कहता है कि राज्य शिक्षा और मिलिट्री को छोड़कर किसी भी बंदे को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये बात समझिए। 18 का 2 कहता है कोई नागरिक जो भारत का नागरिक है वो भी किसी दूसरे राज्य से उपाधि धारण नहीं करेगा। कोई नागरिक जो भारत का नागरिक किसी दूसरे राज्य से उपाधि धारण नहीं करेगा, तो ये कहता है कि 18 का 2 का कहता है कि क्या 18 का 2 ही कहता है कि ऐसा नहीं कि हम आपको उपाधि नहीं दे रहे तो इसका मतलब आप पाकिस्तान से उपाधि धारण कर लीजिए। ऐसा 18 का 2 भी ये भी कहता है कि भारत के अगर आप नागरिक हैं तो बिना राष्ट्रपति के सहमति के आप दूसरे देश से भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। तो पहला समझिए, आर्टिकल 18 का 1 कहता है कि राज्य किसी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता शिक्षा और सैन्य को छोड़ के, और वहीं पे नागरिकों को रोकता है 18 का 2। 18 का 3 समझते हैं।
18 का 3 क्या कहता है कि अगर आप किसी ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, भारत के नागरिक अगर नहीं हैं, आप भारत के क्या हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, नागरिक नहीं हैं, अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं और भारत के अंदर काम कर किसी ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं, भारत के नागरिक आप नहीं हैं लेकिन भारत के किसी ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उपाधि आप विदाउट राष्ट्रपति के सहमति के आप जो है क्या कर सकते हैं, बिना राष्ट्रपति के सहमति के आप उपाधि धारण नहीं कर सकते। ये बात समझिए। 18 का 4 कहता है चाहे आप भारत के नागरिक हो चाहे किसी विदेशी के नागरिक हों, अगर भारत में किसी ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। किसी ट्रस्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप धारण नहीं कर सकते। इस तरह से आपने 18 का सेशन 1, 2, 3, 4 देखा और इसको नोट करिए। अठारह का 3 क्या कहता है, उपाधि भारत का नागरिक किसी दूसरे उपाधि से, हाँ भारत के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, नहीं है, अगर भारत के नागरिक नहीं है तब भी आप उपाधि बिना राष्ट्रपति की सहमति के धारण नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर भारत के नागरिक हो या न हो लेकिन फिर भी आप राष्ट्रपति के सहमति के बिना दूसरे राज्य से आप उपाधि धारण नहीं कर सकते। 18 का 1, 2, 3, 4 खत्म होगा। अब यहाँ पर 18 में बवाल कैसे मचा, इस बात को समझिए। 18 में कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वर्ष 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान शुरू किए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1954 में भारत सरकार ने क्या किया, 4 प्रकार का सम्मान शुरू कर दी, कुछ सम्मान शुरू कर दिए, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण है ना, भारत रत्न, तो ये सब 1954 में शुरू किया भारत सरकार ने। 1954 में भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न देना शुरू कर दिया, लेकिन लोग इसकी आलोचना करना शुरू कर दिए। इसीलिए जनता पार्टी की सरकार ने, जनता पार्टी की जो सरकार थी, उस जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में ये जो सम्मान था, नागरिक सम्मान जो था, सम्मान, इसको क्या कर दिया, नागरिक जो सम्मान था इसको उन्होंने समाप्त कर दी। जनता पार्टी की सरकार 1977 में आई और उन्होंने इसको समाप्त कर दिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं इसकी, इसलिए समाप्त कर दी। लेकिन 1980 में क्या हुआ, 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई, इंदिरा गांधी की सरकार ने पुनः एक बार जो नागरिक सम्मान है उसको देना शुरू कर दी। फिर से लोग आलोचना कर दिए और सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए ये कह दिया कि उपाधि और सम्मान में अंतर होता है, उपाधि में और भेदभाव में अंतर होता है। उन्होंने कह दिया कि जिसे आप उपाधि समझ रहे हैं वो एक प्रकार का सम्मान है, उपाधि और सम्मान में अंतर होता है, और जिसे आप उपाधि समझ रहे हैं उपाधि नहीं है, एक प्रकार का ये सम्मान है। इतना हम किसी की उपाधि को ध्यान में नहीं देंगे, किसी की समानता को इतना नहीं ध्यान में रखेंगे कि ध्यान नहीं देंगे कि किसी की उपाधि को किसी की गुणवत्ता को न पहचाने। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में कह दिया कि किसी यानी कि तो यहाँ पे 1980 से ही भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये सब लागू हो गए। यानी तो यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि पद्म विभूषण, पद्मश्री ये सब उसी समय से लागू हो गए। तब से
तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी की बात मान ली थी। तो यहाँ पर 18 पूरी तरह से समाप्त हुआ। मेरा स्पीड ज़्यादा है, जिन बच्चों को लगे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं स्पीड स्लो कर दूँगा। कम अभाव की वजह से, समय के अभाव की वजह से मैं स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया। अगले वीडियो में स्पीड थोड़ी कम होगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाना है इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर भी धैर्य रखते हुए आप हमारे वीडियो का, आज के वीडियो में 18 तक कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में बताएंगे 19, 20, 21 3 चीज़ बताएंगे। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिले। नमस्कार, मैं आपके साथ कुमार निषाद।